हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 28 रहेगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई भी मुश्किलात आपको नहीं होने वाली। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखने का प्रयास करें। सत्यमेव जयते कथन मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। और जैसे हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं, नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, तो इसमें यहां पर आप देख पा रहे होंगे नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय चिन्ह में, ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख की प्रतिकीर्ति है, जो कि यूपी में हमें मिला है सम्राट अशोक से संबंधित। तो राष्ट्रीय चिन्ह में हमने सत्यमेव जयते ऐड किया हुआ है देवनागरी लिपि में, जो मूल रूप से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और उसके बारे में चलो बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। मोक्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात गलत है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और जब बात करते हैं इस श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में, इसका मतलब क्या होता है? श्वेताश्वर का मतलब होता है सफेद घोड़ा। ठीक है। तो इस उपनिषद में हमें सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। जब हम बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद के बारे में, तो छांदोग्य उपनिषद में सत्य काम जबाल की कथा का उल्लेख किया गया है, जो एक अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है। ठीक है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि मोक्ष शब्द का उल्लेख श्वेताश्वर में है, छांदोग्य में नहीं। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम्य श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट ठीक है। आपने सुना होगा अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। तमस यानी कि यहाँ पर अंधकार। ठीक है। और ज्योतिर्गम्य यानी कि ज्योति, यानी कि उजाले की तरफ। तो ऐसा कहा गया है कि हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। तो ये कहां पर वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो वैसे उपनिषदों की बात की जाए तो कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। तो इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कितने उपनिषद हैं? 108। वैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो उपनिषद हैं उनकी अगर बात की जाए, तो जैसे ईश्वासोपनिषद का नाम आता है, केनोपनिषद का नाम आता है, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, है ना, छांदोग्य उपनिषद। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब देख लीजिए कौन सा इसमें पॉइंट आपको टिक करना था, पहला और तीसरा। यानी कि जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था। उपनिषदों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप क्या नाम लिखेंगे? तो आप लिखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। जब पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप लिख देना कि मांडुक्यो उपनिषद है, मांडुक्यो। लेकिन जब पूछा जाता है कि ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद। मुंडको और मांडुक्यो दोनों अलग अलग हैं। वैसे भी अगर आप बात करना चाहें उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। यानी कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठकर ये विद्या हासिल करना। ठीक है, समीप बैठना। तो जो भी हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में या फिर संसार की भौतिकता के बारे में प्रचलित जो दार्शनिक विचार हैं,
उनका संग्रह अगर हमें देखना है तो हमें उपनिषदों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। उपनिषदों में प्राविद्या यानी कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया है। ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर आपको वहां पर चर्चा मिलेगी। तो इस प्रकार हमें टिक करना था इसमें बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया बताया सभी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लोक हितवादी, जाहिर सी बात है, लोक प्लस में हितवादी यानी कि लोगों के हित में काम करने वाले, इस प्रकार की संज्ञा दी गई थी गोपाल हरि देशमुख को। जब हम गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म 18 फरवरी 1823 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 को हुई। 9 अक्टूबर 1892। तो ये जो टाइम पीरियड है इनका भारत में सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने कई सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित क्या है काम किया। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री, और ये अच्छे लेखक भी थे। और ये कौन सी भाषा में लिखा करते थे, तो मराठी भाषा में लिखते थे। ये मराठी भाषा में लिखने वाले अर्थशास्त्री गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है। और जैसे हम बात करते हैं, उन्होंने अपने लेखन में बताया था कि जाति व्यवस्था ये सबसे बड़ी दुविधा है किसी भी देश के लिए। उन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा के सिद्धांत का भी प्रचार किया, यानी कि जिस भाषा में आप बोलते हैं, आपकी जो मातृभाषा है, उस भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। और वैसे मराठी भाषा के अलावा उन्होंने गुजराती भाषा में भी जो लेखनी की। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट भी आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखना है। और कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा राव बहादुर, इनके आगे राव बहादुर भी पढ़ने को मिलेगा, राव बहादुर गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो ये इनका क्या है नाम, एक सामाजिक सुधारक। इस प्रकार इनसे संबंधित ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जब हम ऑप्शन ए के बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाबा साहेब। बाबा साहेब का जन्म यानी कि जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। आज हो गई है 8 अप्रैल, तो अभी कुछ दिन बाद जयंती मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। और ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, इनको हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में अगर बात की जाए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या बोला जाता है, बिना ताज का बादशाह बोला जाता है, बिना ताज का बादशाह। 1876 के आसपास इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम की बात करते हैं, एलन एक्टोवेम ह्यूम 1885 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इनके नेतृत्व में, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन बी टिक किया था गोपाल हरि देशमुख, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। निम्नलिखित में से जो श्रीमती एनी बेसेंट से संबंधित हैं, श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये मूल रूप से कहां से थी, आयरलैंड से। तो ये एक आयरिश महिला थी। तो इनसे संबंधित जो पॉइंट है वो आपको टिक करना है। तो जिन्होंने इसमें लिखा होगा कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये इनके अखबार आया करते थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, 1847 में इनका जन्म हुआ था और 1933 तक ये इस धरती पर रही। तो जैसे एक सामाजिक सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया और थियोसोफिस्ट और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित एक नेता के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर जब बात करते हैं 1893
1893 में ये भारत में आई और भारत में आने के बाद ये वाराणसी में रहने लगी, वाराणसी यानी कि यूपी में। फिर इन्होंने कहा कि मैं भी आप में से ही यानी कि आपके जैसे ही हूँ, मेरी कर्म भूमि भारत है। इन्होंने भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन ढंग से समझा, परखा और उसका प्रचार प्रसार भी किया। फिर जैसे हम बात करते हैं 1916 की, तो 1916 में आपको पता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने भी किया था 1916 में, लेकिन इन्होंने कहां से नेतृत्व किया? इन्होंने मद्रास से नेतृत्व किया था। और अगले साल 1917 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला। 1917 का ये कोलकाता अधिवेशन जो था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की, कोलकाता अधिवेशन। तो पहली बार इस अधिवेशन में कुछ खास हुआ। खास ये हुआ कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, उससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो जब पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम लिख देना इनका, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट का। और वैसे पूछा जाता है कई बार पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो पहली भारतीय महिला थी और ये पहली महिला हैं 1917 में, ठीक है। और आयरिश और भारतीय स्वशासन दोनों की प्रबल समर्थक थी ये। 19वीं सदी की बात करें तो इन्होंने भारत में महिलाओं की जन्म नियंत्रण को लेकर, विवाह सुधारों को लेकर, श्रम सुधारों को लेकर, भारतीय राष्ट्रवाद तक की इन्होंने क्या है, वकालत की थी, ठीक है। और दुनिया भर के धर्मों का इन्होंने गहन अध्ययन किया, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन में इन्होंने बखूबी साथ निभाया था। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। एक और जैसे 1913 की बात करते हैं, 1913 में एक नाम आता था कॉमनवेल्थ, जैसे है ना, तो ये पत्र कब छपा करता था? 1913 के आसपास की बात है, साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी भाषा में था ये। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी 20 सितंबर को, ठीक है। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, बड़ा आसान सा है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक के बारे में बताइए जो कालिदास द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है जो, उसके बारे में आपको टिक करना है, कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पॉइंट देखिए, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम वशियम, क्या ये कालिदास के द्वारा लिखित है? क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट तो ठीक बन रहा है। तो फिर जैसे हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास के द्वारा रचित है, लेकिन बुद्ध चरितम कालिदास के द्वारा रचित नहीं है, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। तो बुद्ध चरितम के बारे में अगर कहा जाए तो ये किसने लिखी थी? ये अशब घोष के द्वारा रचित है। जब हम 78 ईस्वी में हो रही चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं, सम्राट कनिष्क के समय हुई थी वो, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति। उस चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है अशब घोष का। यही है वो अशब घोष जिन्होंने एक रचना लिखी थी बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध प्लस में चरितम, यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, इस रचना में, ठीक है। तो ये किसने लिखी? अशब घोष ने। तो दूसरा पॉइंट तो ठीक हो नहीं सकता, तो बहुत बढ़िया। अब तीसरे पॉइंट के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, कुमार संभवम मुद्रा राक्षसम, तो क्या ये कालिदास के द्वारा रचित है? आप कहेंगे जी नहीं, क्यों, गलत क्यों किया? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम तो कालिदास ने नहीं लिखी थी, तो फिर किसने लिखी थी? इसको तो विशाख दत्त ने लिखा था, है ना। हाँ, कुमार संभवम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित है, बहुत अच्छी बात बताई। और तीसरा पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट देखने का प्रयास करें, मेघदूतम और ऋतु संहार, क्या ये कालिदास के द्वारा रचित है? आप कहेंगे जी हाँ, ये कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसमें आपको कौन सा टिक करना था? पहला पॉइंट ठीक है और फोर्थ पॉइंट ठीक है,
यानी केवल 1 और 4 आपको टिक करना था, बी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक है। और जैसे हम कालिदास के द्वारा अगर लिखी गई रचनाओं की बात करें तो इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे थे। जैसे हम नाटक की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये ऊपर लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, तो ये क्या है, 3 नाटक जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए। और इन्होंने महाकाव्यों की रचना भी की। कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो एक नाम आता है रघुवंशम का, रघुवंशम, और एक नाम आता है कुमार संभवम। तो ये महाकाव्य लिखे गए हैं कालिदास जी के द्वारा, ठीक है, तो ये हुआ। और खंड काव्य भी इन्होंने लिखे थे, खंड काव्य। और कौन कौन से हैं खंड काव्य, जैसे 4th पॉइंट लिखा हुआ है मेघदूतम और ऋतु संहार, ये दो जो पॉइंट हैं ये खंड काव्य हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए। और जैसे कालिदास जो हैं मूल रूप से संस्कृत भाषा के अच्छे कवि माने जाते हैं। और इनके टाइम पीरियड को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहता है, लेकिन कॉमन थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। कुछ का मानना है कि ये ईसा पूर्व के थे, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि इनका मेन नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और ये गुप्त वंश के राजा थे। तो कॉमन थ्योरी कहती है कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे कालिदास, संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान कवि, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और जैसे मालविका अग्निमित्रम की बात की जाए तो मालविका प्लस में अग्निमित्रम, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो मालविका प्लस अग्निमित्रम। तो मालविका एक नृत्यांगना का नाम था और अग्निमित्रम ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्रम। तो इस मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ में कालिदास ने नृत्यांगना मालविका और पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बताया है, यानी कि प्रणय कथा का वर्णन किया है। तो चलिए जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पटाभी सीतारमैया को हराया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको, जल्दी से आप इसमें टिक कर देंगे, इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने लिखा होगा ना त्रिपुरी अधिवेशन 1939, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा में होने वाला था। इस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर इलेक्शन हुए और सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन में खड़े हो गए। इनके विपक्ष में महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी जो हैं इतने प्रभावी नेता होने के बाद उनके द्वारा खड़े किए गए पटाभी सीतारमैया इस इलेक्शन में हार गए और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जीत गए। तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस काफी रिस्पेक्ट किया करते थे महात्मा गांधी की। उन्होंने फिर यहाँ से इस्तीफा दे दिया और वो यहाँ से चले गए। फिर 1 मई को उन्होंने फिर क्या है, स्थापना की एक अपनी पार्टी की। तो उसका नाम बताइए, 1 मई को इन्होंने किसकी स्थापना की थी, जल्दी से इसमें कमेंट में बता देंगे, ठीक है आप सभी। तो फिर जब हम बात करते हैं पटाभी सीतारमैया के बारे में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो हार जाने के बाद वो कभी अध्यक्ष नहीं बने, इनको मौका मिला था लेकिन काफी लंबे समय के बाद, ठीक है। तो बता दिया कमेंट में, 1 मई को इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है जिन्होंने कमेंट में बताया था, अच्छी बात है। और पटाभी सीतारमैया इन्होंने एक जो रचना भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का इतिहास, ये किसने लिखी है, तो ये लिखित है पटाभी सीतारमैया के द्वारा। एक अच्छे विद्वान थे ये, अच्छे राजनेता। जब हम बात कर रहे होते हैं इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की, तो इसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हो रहे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज। और कहा गया कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था।
26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जब हम अपने संविधान की बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है संविधान तो हमने मतलब तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया था, आत्मार्पित किया था। सभी ने स्वीकार कर लिया कि ये हमारा संविधान रहेगा, लेकिन लागू नहीं किया। लागू करने के लिए तो सभी ने कहा कि हम 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ये इस दिन को सम्मान देने के लिए हमने संविधान लागू किया था 26 जनवरी को। हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं तो ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो हुआ, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस। और 1927 में जब हम बात करते हैं, 1927 के इस मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है M.A. अंसारी। तो जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था इस मद्रास अधिवेशन में, जो 1927 में हुआ। बहुत ही बढ़िया है, सभी का अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प नीति से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपको बताना है। हड़प नीति से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसी नीति जिसका मुख्य मकसद राज्यों को हड़पना ही था, है ना। तो जैसे इसमें किसका नाम आएगा जल्दी से बता देंगे। तो जिन्होंने इसमें टिक किया होगा ना डलहौजी, यानी बी ऑप्शन टिक किया है, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 तक रहा। इस डलहौजी के बारे में अगर बात करें तो ये किस रूप में भारत में आया था? तो ये भारत का वायसराय बनकर आया था, वायसराय। यही है वो डलहौजी जिसे भारत में व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, यानी कि हड़प नीति के लिए जाना जाता है। तो हड़प नीति के तहत इसने कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सतारा को 1848 में इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, यानी कि जिस साल इसकी एंट्री हुई थी उसी साल सतारा को इसने हड़प लिया। जैतपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसे 1849 में, संबलपुर ओडिशा में जो पड़ता है उसे 1849 में ही, बाघाट हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, तत्कालीन आप पंजाब कह सकते हैं, उसे 1850 में, और उदयपुर 1852 में, हड़प्पा 1853 में, झांसी को 1854, नागपुर 1855, करौली और 1856 अवध। यानी कि इसका टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया 1848 से लेकर 1856 तक का। तो जब से आया ये और जब तक रहा तो ये हड़पता ही रहा कुछ ना कुछ। यही है वो डलहौजी जिसके समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये युद्ध हुआ था 1848-49 में। इस 1848-49 की बात करें तो इसमें सिखों की हार हो जाती है और इसने फिर घोषणा कर दी थी डलहौजी ने कि अब सिख साम्राज्य भी अपने इस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो सिखों के मुखिया यानी कि सिख के राजा कौन थे? सिख साम्राज्य के राजा बता दीजिए कौन सा है, जमा सिंपल है। तो जैसे अब बात करते हैं इसी डलहौजी के बारे में। डलहौजी के समय में व्यक्तिगत के सिद्धांत की बात की जाती है। व्यक्तिगत का सिद्धांत अभी जैसे हमने पूछा है क्वेश्चन में, तो ये यही लेकर आया था। यही है वो डलहौजी जिसने भारत में रेलवे का क्या है विस्तार करवाया। तो रेलवे की पहली लाइन बिछाई गई थी 1853 में। कहां से कहां तक? तो बॉम्बे से ठाणे तक। बॉम्बे से ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन 1853 में डलहौजी के समय में बिछाई गई। तो रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को ही कहा जाता है। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना यानी कि पब्लिक वेलफेयर विभाग की स्थापना हुई इसी डलहौजी के समय में। ठीक है, निचले ब्रह्मा का अधिग्रहण भी किया गया था 1852 में, तो वो भी इसके समय की बात है। वुड डिस्पैच 1854, ये भी डलहौजी के ही समय की बात है।
इस प्रकार आपको ये बिंदु हैं जो ध्यान में रखने हैं। अब जब हम बात कर रहे होते हैं रिपन के बारे में, रिपन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1888 से 1884 तक रहा। यही है वो रिपन जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? निरस्त किया था। उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया कौन था? लीटन लेकर आया था, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त कर दिया था। ठीक है। और इसी रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में, यानी इससे एक साल पहले। इलबर्ट बिल विवाद की बात की जाती है तो आपको पता है किससे संबंधित है? तो इसी रिपन से संबंधित है, इलबर्ट बिल विवाद। तो ये विवाद क्यों बना? एक ऐसा बिल लाया गया था इसके समय में जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को थोड़ी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वे अंग्रेजी अधिकारियों का मामला सुनवा सकते हैं। तो फिर अंग्रेजों ने विरोध किया कि भारतीयों के पास ये पावर क्यों जाए। तो फिर इन्होंने जब विरोध कर दिया तो ये इलबर्ट बिल विवाद का रूप ले गया और इसी वजह से फिर इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो शिक्षा पर हंटर आयोग लाया गया 1882 में, वो भी रिपन के समय की ही बात है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम कर्जन की, तो कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1899 से लेकर 1905 तक का टाइम पीरियड रहा कर्जन का। पुलिस आयोग की नियुक्ति आपको पता है 1902 में हुई थी, तो वो इस कर्जन के समय ही की बात है। ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग लाया गया, कब लाया गया था? वो भी 1902 में लाया गया, तो वो भी इस कर्जन के समय की बात है। जब हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं जो 1904 में लाया गया, तो कर्जन के समय की बात है। इसी कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, बंगाल का विभाजन। ठीक है। तो ये भी कर्जन ने ही किया था। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब हम विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से 1835 तक रहा। इसके दो टाइम पीरियड आप कह सकते हैं। दो कैसे? तो अभी लिख देते हैं 1828 से 1833। आपको पता है ना 1833 में चार्टर अधिनियम जो लाया गया, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल पद हमें देखने को मिला। तो फिर 1833 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया और 1828 से 1833 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है। यही है वो विलियम बेंटिक जिसके समय में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी कि सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो चलो जी, ये बात हुई बहुत ही बढ़िया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका संधि विच्छेद करो। वेद प्लस में उत्तर, उत्तर का मतलब लिया जाता है बाद में, यानी कि जब वेदों की रचना हुई, यानी कि वैदिक काल जो चल रहा था, वैदिक काल के एंडिंग टाइम पीरियड में किस किस की प्रथा शुरू हुई थी? चतुष्टय प्रथा। यहाँ पर जैसे बात करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप कहेंगे जी हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये वेदोत्तर काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं हुई थी। ठीक है। तो ये तो हमें पहले भी दिखती है उसमें। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास ये भी वेदोत्तर काल में शुरू हुई, ये ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट जो है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत, ये गलत है। यानी कि पहला और तीसरा जो है वो ठीक रहेगा। पहला और तीसरा बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जैसे हम बात करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि जो पहला पॉइंट आपके सामने बताया गया है, जब हम वैदिक परंपरा की बात कर रहे होते हैं तो वैदिक परंपरा के तहत आपको पता है ना 7 फेरे होते हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार 4 ही फेरे होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी लोक विधान में 7 फेरे होते हैं, तो आपने मूवीज में भी देखा होगा और वैसे भी। ठीक है। तो वैसे 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा जो होता है वो होता है धर्म का। ठीक है। और इस फेरे में क्या होता है, जो महिला होती है यानी कि वधु, वो क्या होती है, वो चलती है आगे आगे और वर होता है वो चलता है पीछे।
है, तो वर पीछे चलता है इसमें। तो इसमें पंडित बोलता है वधू की तरफ से, यानी कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और फिर जब दूसरे की बात कर रहे होते हैं, दूसरा फेरा वो होता है अर्थ का, यानी कि अर्थ यानी धन संपदा से संबंधित। तो वधु इसमें भी आगे आगे रहती है। वधु का कहना होता है कि मैं अर्थ यानी कि धन संपत्ति आपकी जितनी भी होगी उसमें आपकी सहयोगी रहूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वर जो है वो पीछे पीछे रहता है। धर्म अर्थ हो गया, फिर आता है काम। काम का मतलब यहां से लिया गया है कि एक वासना यानी कि अपना वंश परंपरा से संबंधित। तो इसमें भी क्या है, वधु जो है वो आगे आगे रहती है और वर पीछे चलता है। तो इसमें भी कहती है कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं आपकी सहयोगी रहूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। फिर जैसे मोक्ष की बात करते हैं ये, तो इसमें क्या है, इसमें वर आगे चलता है और वधु जो है वो पीछे चलती है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये ध्यान देना है। 3 फेरे जो पहले हैं उसमें वधु आगे और चतुर्थ जो है उसमें वर आगे हो जाता है। तो ये पॉइंट हुआ आपका। जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास के बारे में, तो 4 प्रकार के ये पड़ाव बताए गए हैं वैदिक परंपरा के तहत। तो ब्रह्मचर्य यानी कि जब से आपको समझ आने लग जाए, मान के चलो 3 वर्ष, मान लीजिए 3 साल से लेकर 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। ठीक है, जो आपका ध्येय है उसे पाइए। और फिर जैसे बात करते हैं गृहस्थ आश्रम, यानी कि 25 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम की होती है, यानी कि गृहस्थी जीवन की होती है। आपको शादी कर लेनी चाहिए और अपने जो वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए। फिर वानप्रस्थ की बात करते हैं तो 50 साल से लेकर 75 वर्ष की जो उम्र है वो वानप्रस्थ की है, यानी कि जो भी आपने सीखा है ब्रह्मचर्य के बारे में, गृहस्थाश्रम के बारे में, वो अपने बच्चों को बताएं, समाज को बताएं। और फिर जो 75 साल से लेकर, वैसे तो 100 साल लिखा होता है लेकिन 75 साल से आप आगे का मान लीजिए, तो वो है सन्यास की, यानी कि अब आपको राम का नाम लेना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, चिंताओं से मुक्त रहते हुए आपको सन्यासी बनकर रहना है। खाओ पियो ऐश करो, बच्चे अपना काम संभाल लेंगे। ठीक है ना। तो कई बार आपको पता ही है बूढ़े बुजुर्ग भी चिंता करते रहते हैं धन कमाने की। तो ठीक है, तो वैदिक परंपरा के अनुसार आपको संन्यास लेना चाहिए, अपने बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। आपने बहुत कुछ सिखा दिया उनको, अब वो खुद करेंगे और आपको राम का नाम लेना है, यानी कि अपने इष्ट का नाम लेना है, चाहे आप किसी भी परंपरा को मानते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।